और पहलगाम के बाद आप यकीन जानिए ये वो तीखी बातें हैं जो हम लोगों को सुनना जरूरी है कि ये जो प्रकरण हुआ इसको लेकर के आपके मन में पहला ख्याल क्या आया? काफी लोग सत्ते में आ गए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ भी इशारा करता है। वो इनपुट किस काम का कि जिससे 25-26 लोगों की जानें चली गई और इतने पॉपुलर डेस्टिनेशन पर हमला हुआ। और जो भी तमाम अभी वहां से प्रिलिमिनरी जानकारी आ रही है, टेररिस्ट जो थे, आतंकवादी, वहां पर कम से कम 15-20 मिनट तक लोगों को एक एक करके उनकी आईडी देख देख के निशाना बनाते गए, पर किसी भी तरह की कोई पुलिस प्रेजेंस नहीं है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं किसी तरह का फेलियर तो है। ये हम बीएसएफ को लेकर के वाघा और अटारी बॉर्डर पर क्या तमाशा करते हैं, पैर उछाल उछाल के? क्या क्या ये तमाशे और पॉम्प एंड शो के लिए हमारी बीएसएफ है या बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए? हम करते क्यों हैं ये? एकदम सर्कस है संकेत। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल पंडिता जी। राहुल पंडिता जी का कश्मीर से वास्ता है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं अपने प्रदेश को। और जब ये हादसा हुआ, ये प्रकरण हुआ, उसके बाद बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया राहुल पंडिता जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के दी। और पहलगाम के बाद आप यकीन जानिए ये वो तीखी बातें हैं जो हम लोगों को सुनना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने दरअसल सुनना छोड़ दिया है। तीखी तो छोड़ दीजिए, हमने सुनना ही छोड़ दिया है। बहुत सारी चीजों पर उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने ये जो बीएसएफ का तमाशा होता है बॉर्डर पर उसके बारे में बात की, आर्मी डिप्लॉयमेंट के ऊपर बात की, एयरलाइंस जो मुनाफाखोरी कर रही हैं उसके ऊपर बात की, और भी तमाम मुद्दे हैं। एक एक करके उनसे उनके विचार जानने का प्रयास करेंगे। अंत तक देखिएगा क्योंकि ये बातें सुननी जरूरी हैं। राहुल पंडिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। हाँ, धन्यवाद संकेत। राहुल जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो प्रकरण हुआ इसको लेकर के आपके मन में पहला ख्याल क्या आया? क्योंकि अक्सर एक बात ये बोली जा रही थी कि एक एक आतंक में भी एक मर्यादा की बात हो रही थी, कि आतंकवाद में भी जम्मू कश्मीर में एक मर्यादा थी कि हम टूरिस्ट को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन वो भी हो गया। जी, बहुत ये एक शौक की तरह उभर कर सामने आया काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि कश्मीर में कई सालों से ये एक तरह का अनरिटन रूल था कि सुरक्षा बलों पे हमले होंगे, या कई बार जो तथाकथित नॉन लोकल, जिसे कश्मीरी वहाँ कहते हैं कई बार, जिसमें मजदूर होते हैं, जो देश के दूसरे हिस्सों से आते हैं, उनकी सिलेक्टेड टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं कई बार, और छिटपुट वारदातें होती रहती है। लेकिन इतने बड़े स्केल पर एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर इतनी बड़ी संख्या में हमला करना, ये इससे काफ़ी लोग सत्ते में आ गए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ भी इशारा करता है। और ये किसी पर्टिकुलर एजेंसी का मैं नाम नहीं लूंगा। काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड में तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं, कहीं ना कहीं उन सब का एक टोटालिटी में उनका एक फेलियर है, कि इतनी बड़ी घटना को, इतने बड़े हादसा हादसा जो है, वो इतने पॉपुलर डेस्टिनेशन पर अंजाम देते हैं। जो अब इंडिकेशंस आ रही हैं कि इसमें एक फॉरेन टेररिस्ट की भी टोली शामिल है, और इसकी लास्ट मिनट तक किसी तरह की भनक तक नहीं लगती। ये किसी से छुपा नहीं है कि कश्मीर घाटी में, मैं कहूँगा पूरे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में कई जगहों पर जो ये फॉरेन टेररिस्ट हैं पाकिस्तान से जो आए हैं, उनकी मौजूदगी कोई सरप्राइज नहीं है और वो किसी से छिपा नहीं है। लोगों को मालूम है। जो सिक्योरिटी ग्रिड का हिस्सा है वहाँ, जैसे कोकरनाग एरिया है साउथ कश्मीर में, पहलगाम के बिल्कुल बगल में ही पड़ता है, वहाँ पर साइटिंग्स होती रहती हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लोग ऐसे पॉपुलर डेस्टिनेशन पर एक टोली बनाकर आए और इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने जो बेगुनाह लोग हैं, जो सैलानी थे,
जो कश्मीर को अपना समझ कर आए थे, जो कश्मीर को की इकोनॉमी का एक हिस्सा बन गए थे एक तरह से, उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, जो कि बहुत ज़रूरी है, लाइफलाइन है टूरिज्म कश्मीर का। उसको ख़त्म कर देते हैं एक ही झटके में। तो कहीं न कहीं इसकी जवाबदेही किसी न किसी पे तो तय करनी होगी सर। सबसे पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं राहुल पंडिता जी, हम जो बयान दिए जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर और जिस तरीके का एंग्स्ट हम लोग देख रहे हैं उस पर बाद में आएंगे, पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं। जब इस तरीके का हादसा होता है, ऐसा प्रकरण होता है, तो पहला सवाल एजेंसीज की इंटेलिजेंस पर होगा और होना ही चाहिए, जैसे आपने जिक्र किया। अब यहां पर आज अखबारों को पढ़ रहा था और जानकारी प्राप्त की कि एक इंटेलिजेंस थी, वो इंटेलिजेंस ये कह रही थी कि नॉन लोकल्स पर हमला हो सकता है, आईडी के इस्तेमाल करके हो सकता है, लेकिन वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं थी। कहां होगा, कब होगा, कितने लोग करेंगे, कहां से आएंगे, ये सारी चीजें नहीं मालूम। तो आपको लगता है ऐसी इंटेलिजेंस का फिर फायदा क्या है? ये तो खाना पूर्ति हो गई। देखिए, हाइंडसाइट में हमने देखा कि कई बार ऐसे होता है कि कई सारी खबरें जो हैं प्लांट हो जाती हैं। मीडिया में भी खबरें प्लांट हो जाती हैं कि साहब हमारे पास यहाँ तो इंटेलिजेंस इनपुट था। अगर आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट था, ये हाइंडसाइट में तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं कि इनपुट था आपके पास। लेकिन वो इनपुट किस काम का कि जिससे 25-26 लोगों की जानें चली गई और इतने पॉपुलर डेस्टिनेशन पर हमला हुआ और जो भी तमाम अभी वहाँ से प्रिलिमिनरी जानकारी आ रही है, टेररिस्ट जो थे, आतंकवादी वहाँ पर कम से कम 15-20 मिनट तक लोगों को एक-एक करके उनकी आईडी देख-देख के निशाना बनाते गए। तरह-तरह की चीज़ें उसमें सामने आ रही हैं और भी चीज़ें सामने आएँगी। लेकिन हम बहुत सेफली ये कह सकते हैं कि घटनास्थल पर ये जो आतंकवादियों का ग्रुप था, ये 15 से 20 मिनट तक मौजूद था और इस पूरे प्रकरण में किसी भी तरह की सुरक्षा बल जो है, पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ वहाँ सचेत नहीं हुई और घटनास्थल पर पहुँच नहीं पाई। ना इसका कोई भी हवाल अंत तक लगी कि इतनी बड़ी घटना अंजाम हो सकती है। अभी हम ये भी सुन रहे हैं कि चूँकि प्रधानमंत्री जी को खुद वहाँ जाना था और इंटेलिजेंस इनपुट वहाँ आए थे कि कोई बड़ी घटना का वो अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद वो अपना दौरा रद्द करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए कि चलिए अब अपन लोग ये मान लेते हैं कि इस तरह की इंटेलिजेंस किसी एजेंसी ने इस तरह की कोई खबर दी है। तो लेकिन उस पर फिर क्या कार्रवाई? कौन-सी वार्निंग इश्यू की गई? यहाँ पर आपने देखा होगा अगर आप उत्तराखंड में भी चले जाएँ या हिमाचल में भी चले चले जाएँ जहाँ पर कई सारी जगहों पर जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर इतनी बड़ी संख्या में सैलानी कहीं पर भी रहते हैं, तो कम से कम कोई छोटी-मोटी पुलिस पिकेट या कोई एक पुलिस की मौजूदगी वहाँ ज़रूर रहती है। हिमाचल टूरिस्ट में देखा पुलिस। होगा, उत्तराखंड में ज़रूर रहती है। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर कई हज़ार टूरिस्ट हैं, तो एक ऐसी जगह जिसे लोकली मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है और इतनी बड़ी संख्या में सैलानी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो उसके बावजूद भी वहाँ पर किसी भी तरह की कोई पुलिस प्रेज़ेंस नहीं है। तो ये अपने आप में कहीं न कहीं किसी तरह का फेलियर तो है और इसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही किसी न किसी स्टेज पर आपको तय करनी चाहिए और आपको तय करनी पड़ेगी। राहुल पंडिता जी, मैं आपके ट्वीट्स देख रहा हूं और मतलब आपने इतने सारे एस्पेक्ट्स पर बात की है कि उस पर एक-एक करके हम सवाल पूछेंगे। एक तो आप लिखते हैं, इस प्रकरण के एकदम बाद आपने लिखा, कश्मीर इज ओवररेटेड। हिंदुस्तान में और भी खूबसूरत जगहें हैं, अरुणाचल चले जाइए, केरल चले जाइए, वेस्टर्न घाट्स चले जाइए। डोंट गो टू अ प्लेस वेयर टेररिस्ट कैन एंड योर लाइफ। इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। ये आप क्यों कहते हैं? क्योंकि स्थिति को सामान्य करने के लिए जब प्रयास किया गया, तो वहां पर सैलानी एक सरकार के आश्वासन पर गए। एक सरकार का यह कहना कि 2016 की नोटबंदी के बाद आतंकियों की कमर तोड़ दी हमने, नोट हटा करके। 2019 में आर्टिकल 370 रद्द करके उन्होंने बोला कि हमने वो नेक्सस तोड़ दिया, और उसके बाद फिर आपने स्थिति को सामान्य होते हुए दिखाया। तो ऐसे में लोग तो सरकार पर भरोसा करके वहां गए थे, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि वहां मत जाओ?
देखिए, इस पोस्ट के 2 पहलू हैं। एक तो ये जो पोस्ट है वो जो घटना जैसे ही हमको मुझे पता चली उसके बाद जो एक पीड़ा का अनुभव होता है कि इतने सारे बेगुनाह लोग मारे गए, उसका एक रिएक्शन है। दूसरा इसमें एक दूसरी चीज़ भी मैं ज़ाहिर करना चाह रहा था। हुँ, जो हम कई बार इस चीज़ के बारे में ज़िक्र करते हैं कि एक सरकार की कोशिश ये रहती है, एक पीआर मैनेजमेंट रहता है। जैसे आपने कुंभ में देखा कि सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने बार-बार ये कहा कि कुंभ में आइए, सबका स्वागत है। यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को उनको उस काम में लगाया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुंभ में खींचे। और इस बात की बिना इस बात को देखें कि क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतने सारे जो श्रद्धालु हैं, जो इतने सारे लोग वहाँ पर आना चाहते हैं, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर उतना भार उठाने में सक्षम है? हुँ, तो मुझे कहीं न कहीं लगा जब मैंने ये पोस्ट किया एक्स पर, तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि आप बार-बार पार्लियामेंट में कह रहे हैं, बाहर ये कह रहे हैं कि कश्मीर इज़ सेफ। और पिछले साल इतने करोड़ सैलानी आए और इतने सारे शिकारा में बैठे और इन्होंने इतना बिजनेस किया इत्यादि इत्यादि। अब मैं सरकार से पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ये बात सच है कि एब्रोगेशन के बाद जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको बहुत चुस्त और दुरुस्त किया गया है। कश्मीर में एक सुरक्षा बलों का डोमिनेशन रहा जो पहले एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो आतंकवादियों की आवाजाही होती थी, उस पे काफ़ी हद तक रोकथाम लगी। आपने देखा कि पहले एक ज़माना ऐसा था कि बहुत ही फ्रीली जो है आतंकवादी, इवन फॉरेन टेररिस्ट, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते थे। आपने देखा जो पत्रकार शुजात बुखारी हैं, उनकी हत्या में जो श्रीनगर के बिल्कुल हार्ट बीचों-बीच हुई। उसमें जो आतंकवादी शामिल थे, वो मोटरसाइकिल पर बहुत आराम से किसी दूसरे एरिया से आ रहे थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज पकड़ी गई। आज की तारीख में कश्मीर घाटी में वो वैली में वो चीज़ करना संभव नहीं है, हुँ, क्योंकि सुरक्षा बलों का एक डोमिनेशन जो सिक्योरिटी ग्रिड है, उसका एक डोमिनेशन है। लेकिन क्या आपने इस चीज़ को थोड़ा-सा मुझे लगता है ओवरसेल कर दिया है? इतने सैलानी आ गए हैं, इतने टूरिस्ट आ गए हैं कि उन सबकी सुरक्षा, जो नॉर्मल सुरक्षा जो एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट एरिया में भी उन्हें मिलनी चाहिए, जैसे मैं हिमाचल या उत्तराखंड का ज़िक्र करना चाह रहा था, कि कम से कम एक पुलिस पिकेट हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हुँ, वहाँ पर पुलिस प्रेज़ेंस कोई नहीं है, सुरक्षा बलों की कोई प्रेज़ेंस नहीं है। और उसका फ़ायदा जो है ये आतंकवादी उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अचानक इस जगह को आनन-फानन में चुना होगा। इस घटनास्थल की, इस स्पॉट की उन्होंने पूरी तरह से रेकी की होगी। जो उनके जो लोकल ओवरग्राउंड नेटवर्क है, वो उसमें शामिल रहा होगा। पूरी इंटेलिजेंस के साथ, पूरी सुनियोजित तरीके से इस जगह पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने हुँ, मालूम है कि मोटरेबल रोड नहीं है और वहाँ वक़्त लगेगा। लेकिन ऐसी जगह पर फिर सैलानियों को भेजना जहाँ पर मोटरेबल रोड नहीं है और वो कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की बिल्कुल बेसिक भी वहाँ आपके पास कोई उस तरह का कार्यक्रम नहीं है, उस तरह की कोई योजना नहीं है, उस तरह की कोई पुख्ता जो है इंतज़ाम नहीं है। तो अपने आप में ये कहीं न कहीं ये पीआर स्टंट से हमको देखकर कभी कई बार अपन लोग ये यहाँ कई चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। तो कहीं न कहीं हुँ। उस पे भी हमें थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि क्या कश्मीर घाटी इतने सारे सैलानियों के लिए आप उनको सुरक्षा तैयार दे भी है सकते या हैं? नहीं? जी। दूसरा ये है, देखिए इसमें ये जो इंसिडेंट है इसका सिम्बोलिज़्म भी आपको देखना पड़ेगा। ये बहुत ही अ, ये मेरा विचार है, निजी विचार है हुँ, कि हुँ, इस जगह का जो है जो चयन है, सिलेक्शन है, वो एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया है। आपने देखा अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने क्या कहा। हुँ, उन्होंने जो अपना एंटी हिंदू रैंट लगाया और पूरा टू नेशन थ्योरी को वैलिडेशन उन्होंने एक तरह से किया। उसके बाद आपने देखा कि लश्कर के वहाँ से पाकिस्तान से लगातार वीडियो आ रहे हैं,
वो कश्मीर में वो लोग अपने तथाकथित गाज़ी भेजेंगे, इसके बारे में भी जानकारी आ रही है। पहलगाम जो है, ये पॉपुलर इंडियन मेमोरी में आप किसी भी सैलानी से बात कर लीजिए, "अरे! मेरा तो पहलगाम जाने का मन कर रहा है, पहलगाम जाना है, पहलगाम जाना है।" तो कश्मीर की ब्यूटी सिनोनिमस है पहलगाम के साथ। दूसरी हम्म। ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि पहलगाम में जो ये जगह है, ये बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का, जो आज से हम्म। 2 महीने के बाद शुरू होने वाली है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश और विदेश से उसमें हिस्सा लेने आते हैं। तो कहीं न कहीं ये संदेश भी बहुत ही क्लियरली आतंकवादियों ने दिया है कि ये लोग जब आएँगे उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और हम उन पर भी हमला कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इसके पीछे एक सिम्बोलिज़्म जो है जो छुपा हुआ है, उसके बारे में उस पर भी हमारा ध्यान ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और इनफैक्ट एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का अफ़सर, एक नेवल ऑफ़िसर भी उन 28 लोगों में थे जो मारे गए। वो वहाँ सैलानी की तरह गए थे, ड्यूटी पर नहीं थे, लेकिन वो मारे गए और आपने ये जो अमरनाथ यात्रा की बात बताई, अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आप किस तरीके से एश्योर करेंगे लोगों को क्योंकि अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन अभी खुल गया है। 3 जुलाई से शुरू होनी है, तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखते बनेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और एक बार इंटेलिजेंस गैदरिंग वाले पॉइंट पे वापस आना चाहता हूँ। आपको लगता है दैट दिस नीड्स टू बी कॉल्ड आउट और इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं आज ना बोलो, कल बोलो, ये इसको आप नेशनल प्राइड से जोड़ के ना देखें। हमारी इंटेलिजेंस फेल हुई और उसको एकदम साफ शब्द में साफ लफ्ज में बोलना जरूरी है। ये नेशनल प्राइड से इसका कोई लेना देना नहीं। इससे मेरा नेशनलिज्म डिफाइन ना हो कि अगर मैं एजेंसी से ये सवाल पूछूं कि कहां था आपका इंटेलिजेंस। मुझे नहीं लगता कि इसको नेशनलिज़्म से जोड़ देना चाहिए। हमारे सामने 26 लोगों की लाशें हैं जो देश के तमाम कोनों में जाएँगी। तो उससे तो हमारी पैट्रियोटिज़्म प्रूव नहीं होती। ना ही वो हमारे नेशनलिज़्म पे कोई तमगा है। तो हमें इस बात को ज़रूर देखना चाहिए, पूरे दुःख और दर्द और जो भी हमारे वेदना है पीड़ा जो काफ़ी सारे लोगों को महसूस हो रही है, उसको वो अपनी जगह जायज़ है, लेकिन साथ में ये सवाल भी पूछे जाने चाहिए कि साहब इतना बड़ा हमला हो गया, अगर आप 2019 के पुलवामा सुसाइड अटैक को एक एक तरफ रखें, चूँकि वो एक आर्म्ड फोर्सेस पे हमला था। ये 2001 में जो असेंबली पर हमला हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली पर श्रीनगर में जिसमें 30-35 लोग मेरे ख़्याल से उस वक़्त मारे गए। मुझे पूरा एग्ज़ैक्ट मेरे पास उसकी संख्या मुझे याद नहीं है अभी। उसके बाद का सबसे बड़ा हमला है। दूसरी एक चीज़ को याद रखने की बहुत ज़रूरत है हमें कि जब पुलवामा का सुसाइड अटैक हुआ, उसके बाद जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी पूरी जाँच की, तो उसमें जो मास्टरमाइंड था पुलवामा का, जिसने इस घटना को अंजाम दिया, उमर फारूक जो जैश के सरगना मसूद अज़हर का नेफ्यू है। उसके और रऊफ़ असगर जो जैश का ऑपरेशनल हेड है, उसके बीच में एक बातचीत होती है, क्योंकि उमर फारूक पुलवामा के बाद एक और घटना ऐसी ही घटना को अंजाम देना चाहता है और उसके फ़ोन से जो व्हाट्सएप ऑडियो बरामद हुआ रऊफ़ असगर का, जो मसूद अज़हर का भाई है, उसमें वो साफ उनको ये हम लोगों को पता चल रहा है कि पाकिस्तान को ये आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में उस हमले में जो आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं वो मारे जाएँगे। उनकी ये उम्मीद थी कि इससे कम लोग मारे जाएँगे, 15-20 लोग मारे जाएँगे। लेकिन चूँकि 40 मारे गए और संख्या बहुत बड़ी थी और उससे जो रिएक्शन हुआ, जो लोगों में पूरी भारत की जनता में, समस्तीपुर में जुलूस निकले। मैं गुड़गाँव में रहता हूँ। यहाँ गोल्फ कोर्स जो मेन आर्टेरियल रोड है वहाँ पर वो कभी बाहर नहीं आते, वो सिर्फ़ फार्मर्स मार्केट जाने के लिए संडे को बाहर आते हैं। लेकिन वहाँ भी इम्प्रॉम्प्टू लोग बाहर निकले जो किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं था, इतना उस वक़्त दर्द था। उसी रिएक्शन का एक नतीजा है कि सरकार द गवर्नमेंट वाज़ ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ बालाकोट सिस्टम, राइट? तो
उस वक्त 40 लोगों के मरने पर बालाकोट हो गया। लेकिन इस वक्त आपने देखा कि इसमें तो कोई गलती नहीं हुई। अगर लश्कर के वहां टेररिस्ट वहां भेजे जो एक एक करके लोगों को मार रहे हैं और उन्होंने गिनकर 25-26 लोगों को वहां मार दिया, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि पाकिस्तान दिस टाइम इज प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। तो मानसिक रूप से वो ऑलरेडी तैयार हैं कि हमने अपने लोगों को कहा है। देखिए, टीआरएफ है, लश्कर है, इसको हम सुरक्षा की भाषा में पाकिस्तान का पिट बुल कहते हैं। वो उनके पालतू कुत्ते हैं जो जिसकी लीश आईएसआई के पाकिस्तानी का जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके हाथ में है। वो जो उन्हें कहेंगे वो वही करेंगे। तो इसमें फॉरेन मिलिटेंट्स इन्वॉल्व है सारे। उनके नाम अभी धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। वो कई सारे दूसरे हमलों में भी शामिल पाए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स की कॉन्वॉय पे जो पुंछ में हमला हुआ था पिछले साल, उसमें सोनमार्ग टनल में अक्टूबर में जो हमला हुआ था उसमें भी शामिल है। तो वही टोली है। तो इस वक्त अगर उन्होंने बहुत ही एक सुनियोजित तरीके से गिन गिन कर 25-26 लोगों को मौत के घाट उतारा है, तो ये एक इस बात का भी संकेत है कि पाकिस्तान इस बार रेडी है और उन्होंने बड़ी सोच समझी रणनीति के तहत इतने सारे लोगों को मरवाया है। तो ये भी हमें इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए इंटेलिजेंस को पर क्वेश्चनिंग करना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो चुस्त और दुरुस्त होता, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, कोई ना कोई इसमें। अगर टीवी की भाषा में अपन लोग कहें तो एक कमजोर कड़ी जो है कहीं ना कहीं है, और आगे इस तरह के हमले ना हो तो उस कमजोर कड़ी को उसकी पहचान बहुत जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा पेट्रियोटिक एक्ट अभी कोई हो सकता है कि हम उस कमजोर कड़ी की पहचान करें और उसको चुस्त और दुरुस्त करें, ताकि इस तरह की भविष्य में इतनी बड़ी वारदात दोबारा कोई ना हो। हमारे से दोबारा ना हो। राहुल जी, आपने 2016 में एक आर्टिकल लिखा था जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और उसमें आपने उसका लास्ट पैराग्राफ है, jingoism in reverse. This means that while wars cannot be fought from TV studios, it is also a fact that they cannot be wished away by rendering fairs. इसका मतलब ये है कि ना तो टीवी के स्टूडियो में चीखते हुए एंकर और चीखते हुए गेस्ट जो बहुत आवाज जोर जोर से बोल करके मजा चखा दो, ये कर दो, मिसाइल उड़ा दो, टीवी के स्टूडियो से भी ये जंग नहीं लड़ी जा सकती, और ना ही इसका रिवर्स सही है कि आप फैज की नज्म बैठ करके पढ़ें ऐसे वक्त में। तो जवाब जो है वो मजबूत जवाब देना है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और देख चुके हैं। आपको लगता है कि इस बार, अब जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार भी होगा, तो ऐसे में वी विल हैव टू आल्सो बी सीन एज अपिंग आवर गेम? देखिए, पुलवामा के बाद जो हमारा रिस्पॉन्स था बालाकोट के रूप में, उसने एक तरह से जो मिलिट्री की स्ट्रेटेजिक भाषा में कहते हैं क्रॉसिंग द रूबिकॉन। तो एक तरह का एक लैंडमार्क उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया, कि इतना तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस बार का जो हमला है, मुझे निजी तौर पर ये लगता है कि हमें इस सरकार को उस जो स्टैंडर्ड 2019 में सेट हुआ उससे कहीं अधिक आगे जाने की जरूरत है। वो जरूरत इसलिए है क्योंकि बालाकोट कुछ वक्त के लिए डेटरेंट रहा होगा जरूर, लेकिन इस हमले से ये साफ है कि वो डेटरेंट खत्म हो गया है और आपका जो एनिमी है उसको एक अलग तरह से अब आपको मारने की जरूरत है। और इस जब मैं ये कह रहा हूँ तो ये मैं बहुत एक पुरानी चर्चा पे आ रहा हूँ संकेत, जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन में के सर्कल्स में कई सालों से, कई वर्षों से होता रहा है कि जब भी आप मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट से यहाँ बात करते हैं, जो वेटरन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो हमेशा इस बात का जिक्र करते रहे हैं। मेरी कई बार उन लोगों से इन द पास्ट बात हुई है। वो उन्होंने हमेशा इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है कि इंडिया डज नॉट हैव अ स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन। हमारे पास फ्यूचर और विजन का कोई खाका, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। जो भी कोई एक सॉवरेन नेशन होता है, जो एक ताकतवर नेशन होता है, उसके पास एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होता है कि आपके पास
अगले 5 साल का विज़न क्या है? 10 साल क्या विज़न है? आप जो हम ये 2 एंड हाफ फ्रंट की बात करते हैं, एक तरफ चीन है, एक तरफ दूसरे दुश्मन है, एक तरफ पाकिस्तान है, जिसका पूरे डीएनए में ये बात है कि द स्टेट वांट्स इंडिया टू सफर विद अ डेथ बाय 1000 कट्स। तो जहां पर भी पाकिस्तान को मौका मिला है, वहां पर उसने आप पर हमला करने की, आघात लगाने की कोशिश की है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट हो, चाहे वो कश्मीर के अलगाववादी गुटों को समर्थन हो, चाहे वो जो देश के बाकी हिस्सों में इतनी बड़ी आतंकवादी घटनाओं को, मुंबई जैसी घटनाओं को अंजाम दिया हो, तो उनको समर्थन किया गया। तो कई बार इस बात की तरफ भी हमें ध्यान दिलाना चाहिए कि कश्मीर में जो लड़ाई है, उसकी जो उसकी जो लड़ाई है, अंतिम लड़ाई जो है, हल्दी घाटी जो उसकी है, क्या वो कश्मीर में लड़ी जानी चाहिए, या क्या इस बात की ज़रूरत आन पड़ी है कि कश्मीर की लड़ाई अब हमको इंडिया की सॉइल से बाहर ले जानी है? कि क्यों ना कि दुश्मन के लिए ऐसी स्थिति खड़ी करे कि वो 10 बार सोचे अपने आदमियों को इन्फिल्ट्रेट कराने से पहले। आपने देखा होगा कि घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपने ज़रूर आपने स्ट्रक्चर्स खड़े किए होंगे, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर से जम्मू पंजाब से लगातार इन्फिल्ट्रेशन जारी है। यही वो जैश और लश्कर की टोलियाँ हैं, जो आपको जम्मू रीजन में छोटे-छोटे 3-3 4-4 लोगों के गुटों में बार-बार दिखाई दे रही है, बार-बार उनके साथ आपका सिक्योरिटी फोर्सेस का एंगेजमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वक़्त आ गया कि ठीक है, लड़ाई कोई नहीं चाहता। जैसे मैंने उस पीस में लिखा है कि लड़ाई जो है वो टीवी के स्टूडियो से नहीं लड़ी जा सकती, ये बात सच है। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये भी देखना होगा कि अगर इस चीज़ के लिए भी आप एक सॉवरेन नेशन आर्मी को क्यों रखता है? मिलिट्री आपके पास पावर क्यों रहती है? कि आपके पास आपकी साइकी पर इस तरह का कोई हमला हो। आपने देखा होगा कि मुंबई के हमलों के बाद हमको कितनी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी कि इतने लोग एक रबर की डिंजी में आपके सॉइल पर आए और उन्होंने चारों तरफ तबाही मचा दी। और उसके बाद जो उसके ऑडियो आउटपुट्स आए कि पाकिस्तान से हर चीज़ कैसे हैंडल हो रही थी। एक-एक आदमी को शाहबाग हाउस में एक-एक आदमी को वो गोली मार रहे थे, उस गोलियों की आवाज़ वहाँ जो उसकी सरगना है, मुखिया है, वो सब सुन रहे थे। लेकिन इसके बाद भी अगर आप बार-बार एम्बैरेस हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको पूरा आपका जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है, जिसका मैं पहले ज़िक्र कर रहा था, उसको रिविज़िट करने की आवश्यकता है। और आपको ये भी मानना होगा कि ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जिसको आप सीक्रेटली शेम करें, तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बालाकोट में एक बहुत ही एम्बिग्विटी उसकी है कि साहब सैटेलाइट इमेजेस आए, उसमें आपने क्या किया, उसमें जैश के कितने लोग मारे गए, किसी को कुछ पता नहीं। आपको याद रखना होगा ये वही स्टेट है जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में 1999 में अपने आदमियों को लेने से मना किया। अपने ऑफिसर्स को, नॉर्दर्न लाइट इन्फैंट्री के ऑफिसर्स जो कारगिल की लड़ाई में मारे गए, उनको लेने से मना किया गया। तो वो इनके लिए वो कोई शेम नहीं है, जो अदृश्य जो शेम है, वो पाकिस्तानी स्टेट के लिए कोई शेम नहीं है। तो इसलिए वक़्त आ गया है कि ये जो छोटे-मोटे हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं, जिसकी एविडेंस भी हम इंटरनेशनल फोरा के सामने नहीं रख पाते, या पाकिस्तान जो स्टेट है, उसकी आवाम के सामने नहीं रख पाते, ताकि उनको भी एक एम्बैरेसमेंट हो, एक ह्यूमिलिएशन हो कि उन्होंने जो किया है, उसके जवाब में इंडियन स्टेट ने उनके साथ ये किया। तो इस वक़्त मुझे लगता है निजी तौर पर कि हमको एक ऐसे रिस्पॉन्स की आवश्यकता आन पड़ी है कि जो एकदम लाउड, क्लियर और डिसाइसिव हो, ताकि हमें बार-बार इस ह्यूमिलिएशन से ना गुज़रना पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। राहुल जी, कुछ और बयानों पर अभी आएँगे, जैसे कि जिस तरीके से मुनाफ़ाखोरी शुरू हो गई है, मैंने देखा आपकी उस पे भी प्रतिक्रिया आई, एयरलाइन्स मतलब ये अगर कोई गिद्ध ना बन जाए, उसका साक्षात उदाहरण यही है,
कि आप एक ट्रेजेडी में भी मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं। फ्लाइट की टिकट्स 30-30, 40-40 हजार रुपए की हो गई। मैं अभी आऊंगा उस पर। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अ, और ये आपका अनपॉपुलर ओपिनियन था जिसमें आपने बोला कि ये वक्त नहीं है बोलने का, लेकिन ये हम बीएसएफ को लेकर के वाघा और अटारी बॉर्डर पर क्या तमाशा करते हैं, पैर उछाल उछाल के। आपको पता है अमृतसर जाना हुआ था राहुल जी, और वहां पर बीएसएफ के बहुत सारे ऑफिसर्स दबी जुबान में, क्योंकि खुल के नहीं बोल सकते, उनका यह कहना था कि 6-6 महीने में घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पैर उछाल उछाल के पटकना है। क्या क्या ये तमाशे और पॉम्प एंड शो के लिए हमारी बीएसएफ है, या बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए? हम करते क्यों हैं ये? एकदम सर्कस है संकेत। और ये सर्कस आपकी आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि बीएसएफ भी आपका फर्स्ट रिंग ऑफ सिक्योरिटी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती होती है, आपके पहला जो सुरक्षा चक्र है उसका हिस्सा है। बीएसएफ बहुत एक रोबस्ट फोर्स है। अभी ग्राउंड जीरो नाम की फिल्म आ रही है जिसमें गाजी बाबा जो पार्लियामेंट मास्टरमाइंड अटैक है उसको बीएसएफ के एक बहादुर ऑफिसर श्री एन दुबे जी ने कैसे मारा, और पूरा ऑपरेशन बीएसएफ की जी ब्रांच, उनकी इंटेलिजेंस ब्रांच है, उसके साथ कैसे उन्होंने अंजाम किया। तो उस पर एक फिल्म भी बनने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आप कड़ी निंदा कर रहे हैं और तमाम तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है। लेकिन उस साथ ही में आप अपने आर्म्ड फोर्सेस की गरिमा, उनका एक ग्रेविटास, उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अगर वहां अटारी गए होंगे तो वो एक सर्कस है बेसिकली, वो सर्कस है। जिसमें बीएसएफ के यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर लोगों को ऐसे ऐसे करके उठाते हैं कि अब उठो, अब ये नाचो, चक दे इंडिया चल रहा है, और लोग नाच रहे हैं और इंस्टाग्राम रील बन रही हैं। क्या बीएसएफ इस सर्कस के लिए बनी हुई है? क्या बीएसएफ का काम क्राउड मैनेजमेंट है ऐसी जगहों पर जहां ये एक मजाक बनकर रह गया है, कि जहां पर आप मूंछों को ताव देकर, दूसरी तरफ मूंछों को ताव देकर आप अपना फ्लैग डाउन कर रहे हैं, और वो तमाम तरह की सर्कस, लोग हंस रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं और लोग नाच गाना कर रहे हैं। एक तरफ आपके इतने इनोसेंट लोग मर रहे हैं, एक तरफ इतने सुइसाइड अटैक आप पर हो रहे हैं, एक तरफ ऐसा मुल्क है जिसने मुंबई में आप पर इतना बड़ा एम्बैरेसिंग कहर बरपा दिया, और दूसरी तरफ आपकी ये एंगेजमेंट विद पाकिस्तान, नॉट ओनली ऑन अटारी, पर मुझे बताया गया कई सारे जगहों पर ऐसे 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 ये बचकाना जो ये इवेंट्स होते हैं, ये हर शाम को सनडाउनर पर होते हैं। तो ये तम फौरन तौर पर सरकार को चाहिए कि अगर इस तरह की चीज़ों के प्रति वो गंभीर हैं, तो इस तरह की सर्कस और फूलिशनेस तुरंत बंद कर देनी चाहिए, ताकि एक सीधा मैसेज जाए कि साहब हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिनकी ट्रेनिंग पर इतना खर्चा होता है, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल सीमा की सुरक्षा के लिए, जिनके इंटरनल चैलेंजेस इतनी जगह पर बीएसएफ की तैनाती है, अंदर भी इंडियन टेरिटरी में, उसकी जगह आपने एक पूरी पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों को इस बचकानी हरकत में इस सर्कस को चलाने में लगाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी बात सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सुन रहा है रेड माइक के माध्यम से, तो मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके जो भी इस पहलगाम इंसिडेंट के बाद आपके डिप्लोमेटिक, आपकी मिलिट्री रिस्पॉन्स हुई, कम से कम उसमें ये एक रिस्पॉन्स ज़रूर रखिए कि ये जो सर्कस है, जो अटारी बॉर्डर पर, और जैसे मैंने कहा दूसरी जगहों पर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। इससे जो है ये एक तरह की गरिमा बनी रहेगी, और लोग भी आपको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करेंगे। अदरवाइज ये एक वही है कि वो सर्कस बनकर रह जाएगा, और वहाँ आप सिर्फ सोवेनिर बेचते हुए रह जाएंगे बीएसएफ के। अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आर्मी के डिप्लॉयमेंट को लेकर के, कि वो किस तरीके से रहे जम्मू कश्मीर में। मैंने आपके कुछ बयान देखे जिसमें आप कह रहे हैं कि बॉडी कैम फुटेज विल आल्सो अपीयर, इट विल मॉक यू एंड ह्यूमिलिएट यू, इट विल बी रिलीज टू हिट योर डीपेस्ट साइकी,
For how long are we prepared to remain what Naipaul rightly called a wounded civilization? मेरा ये कहना है कि एक तो है एक्सटर्नल अटैक जिसकी आप बात कर रहे हैं, फाइटिंग द फाइट आउटसाइड इंडियन सॉइल, लेकिन प्रोटेक्टिंग इंडियन सॉइल को लेकर के आर्मी का जम्मू कश्मीर में किस तरीके का रिस्पॉन्स रहे? देखिए, ऐसी घटनाओं में जो फॉरेन टेररिस्ट हैं, हमने कई बार देखा, वो बॉडी कैम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बॉडी कैम का इस्तेमाल 2 वजहों से होता है। एक तो उनके जो रिक्रूट है, उनको वो फुटेज दिखाई जाए और उससे उनका मनोबल जो है, वो बढ़ाया जाए कि हम जो हैं गाज़ी हैं और ये हम जो है काफ़िरों पर जो है कहर बरपा रहे हैं हिंदुस्तान में। ये उनके साथ ये हश्र उनका जो हम कर रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि ये फुटेज भारत में भी लोग देखते हैं, जो सुरक्षा बल उसमें हैं, उनके उनके परिवारजन उस कहीं न कहीं उस बॉडी कैम की फुटेज को देखते हैं। अब आप सोचिए कि उन पर क्या गुज़रती होगी, उनके मनोबल पर क्या गुज़रती होगी। आपने पुंछ में कई बार देखा कि जैश की टुकड़ियों ने हमला कर दिया, एम्बुश कर दिया, उसके बाद बॉडी कैम का जो फुटेज है रिलीज़ कर दिया। उसमें आपने देखा कि कितने विभत्स तरीके से वो एक-एक करके जवानों को, अफ़सरों को मार रहे हैं, कई बार उनके गले काट रहे हैं, इत्यादि, इत्यादि। तो ये भी आपकी एक तो नुकसान जो फ़िज़िकल नुकसान है, लेकिन कहीं न कहीं ये बॉडी कैम फुटेज रिलीज़ करना, इसके पीछे ये मंशा भी होती है कि आपकी जो डीपेस्ट साइकी है, उस पर भी अटैक हो कि आप एक इंफीरियर फ़ोर्स हैं, आप एक इंफीरियर कंट्री हैं, आप एक इंफीरियर पीपल हैं जिनके साथ हम जब चाहें इस तरह का खेल कर सकते हैं और आप सिर्फ कड़ी निंदा कर सकते हैं और कैंडल लाइट मार्च कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके नायपॉल ने कुछ और दृष्टिकोण से इसके बारे में लिखा है इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन में। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक वक़्त में ये जो बॉडी कैम है, ये जो इससे जो चीज़ें आप अचीव करने की कोशिश करते हैं, दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ दैट ओल्ड साइकी ओनली। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कब तक हम इस तरह के आघात अपने आप पर लेने के लिए तैयार हैं। मुंबई में हमला होता है तो आप उसको मुंबई की रेज़िलियंस, द स्पिरिट ऑफ मुंबई कहते हैं। अब कश्मीर पे होता है तो फिर आप कहीं और ले जाते हैं कि देखिए कश्मीरी थे साहब, यहाँ पर टूरिस्टों को कैसे वहाँ के लोग संभाल रहे हैं घटना के बाद। वो बिल्कुल सच है। लेकिन क्या हमारा रिस्पॉन्स सिर्फ यही होना चाहिए कि स्पिरिट ऑफ मुंबई? देखिए कल ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, लेकिन अगले दिन मुंबई का रेजिलियंस आप देखिए कि ट्रेन खचाखच भरी हुई। अरे साहब, वो रेजिलियंस नहीं है, वो मुंबई के आम आदमी की मजबूरी है। वो बाहर नहीं जाएगा, नौकरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि जो ताकतवर नेशन होते हैं, जो सचमुच में ताकतवर होते हैं, उनके पास इस चीज़ को हैंडल करने की क्षमता होती है। क्या वो क्षमता भारत के पास है? जो रिस्पॉन्स अगले कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगा, अगर देखने को मिला, इस बात का दारोमदार उसी रिस्पॉन्स पर रहेगा। अब देखिए क्या होता है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर बात रेजिलियंस की हुई, जाहिर सी बात है जब अमरनाथ यात्रा होगी और बहुत सारे सैलानी तो अभी वापस जा रहे हैं, लेकिन ये भी देखते बनेगा कि क्या ये सैलानी वापस लौटेंगे, और फिर जब लोग वापस लौटेंगे या कश्मीरी अपना काम करेगा, उसको किस तरीके से देखा जाए, मजबूरी की तरह या रेजिलियंस की तरह? ये ताकत है या मजबूरी है, ये भी अपने आप में एक बात होगी। हर बार लोगों के ऊपर ये छोड़ देना कि लोग उठ खड़े हुए हैं, वो तो सही विकल्प नहीं हुआ ना। जैसे आज की डेट में एक आम जम्मू कश्मीरी इसको किस तरीके से देखे, उसके जीवन में क्या बदल रहा था और क्या रुक गया? देखिए, अब आपने देखा होगा कल की घटना के बाद क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स जो बाहर से सैलानी आया है, उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा? कुछ ही क्षणों में एयरपोर्ट खचाखच भर गया। जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे, पहलगाम, सोनामर्ग,
इस तरह की जो तमाम डेस्टिनेशन है वहाँ से टूरिस्टों ने भागना शुरू कर दिया। आज आपने खबरों में देखा होगा कि महीनों-महीनों की जो बुकिंग है वो खत्म हो गई। हाँ, तो एक ज़माना होता था कि जब कश्मीर घाटी में सिर्फ़ गर्मियों में सैलानी जाते थे। लेकिन अब आपने देखा होगा राउंड द ईयर पूरा एक अ, अलग-अलग महीनों में अलग-अलग सैलानियों का समूह समूह जाता है। चूँकि कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है, सबके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, एसयूवीज़ हैं, फ्लाइट कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी हो गई है। तो हर मौसम में गर्मी, सर्दी भी जब भीषण सर्दी वहाँ पड़ती है दिसंबर में, उसमें भी टूरिस्ट जो है न्यू ईयर मनाने जाता है। अब आपने देखा होगा कि कितने लोगों की इनकम जो है इस सीज़न पर दारोमदार है। अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इतने पोनी वाले, इतने शिकारा वाले, इतने जो पूरे हैंडीक्राफ्ट्स का बिज़नेस है, इतने लोगों की जो इनकम है, जो लाइवलीहुड हुँ। है, वो कश्मीर में टूरिज़्म पर निर्भर है। अ, अब आपको क्या लगता है कि ये जो घटना अंजाम हुई है, जिसने भी कश्मीरियों के नाम पर, कश्मीरी फ्रीडम के नाम पर इस घटना को अंजाम दिया है, क्या वो कश्मीरी अवाम का दोस्त हो सकता है? नहीं। ये आप क्लियरली देखेंगे कि कश्मीरी अवाम का दोस्त नहीं है। अब सारे टूरिस्ट चले गए, वो अपने-अपने घरों चले गए। अब देखिए वो कब लौटते हैं। कितनी जल्दी इसका जो पिटफॉल है, वो भर पाता है। तो ये कहना मुश्किल होगा। आगे की क्या स्थिति बनती है? हुँ। इसका एक और पिटफॉल ये है कि अब जो देश के बाकी हिस्सों में कश्मीरी रहते हैं, वो भी एक चिंता से गुज़र रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, वो एक ऑर्गनाइज़ेशन चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं। उसमें एक कश्मीरी मुस्लिम नवयुवक काम करता है और वो अचानक नर्वस हो गया। और वो मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव तरीके से उसको हैंडल किया। वो मेरी एडवाइस चाह रही थी और उसको 1 हफ्ते वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया कि आप बाहर मत आना अपने घर से। दिल्ली में रहता है लड़का। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो कश्मीरी को भी समझना होगा कि इससे हुँ। ऐसी घटनाओं से कितना नुकसान है। हुँ। वो जो हम कहते हैं कि मुख्य धारा में उन्हें जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह की घटनाएँ उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का काम नहीं करती, मुख्य धारा से दूर लेने का काम करती है। और वैसे हुँ। ही जो देश में माहौल है, कई एंगल से इतना टॉक्सिक हो चुका है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि किस तरह की घृणा फैलाई जा रही है, किस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। एक छोटी-सी बात है, उसको इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। तो अब जिस घटना में सचमुच में इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि आपने आईडी देखकर उसको उसकी उसकी आइडेंटिटी एज़ अ हिंदू पूरी तरह एस्टेब्लिश करके उसको मारा है। तो ऐसे में कितनी ज़्यादा घृणा, नफ़रत और हेट्रेड फैलता है। वो भी एक चीज़ है जो हमारा जो एनिमी स्टेट है, जो 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 इस घटना के पीछे है। वो इन सब चीज़ों को चाहता है कि ये जो एक डिवाइड है इंडिया में, सोसाइटल डिवाइड जो है, कम्युनलिज़्म है, वो फैले। तो नहीं, ये पर राहुल जी आप हर देखिए ना कि हर बीजेपी के अपने ट्विटर हैंडल्स, बीजेपी के अपने सांसद निशिकांत दुबे वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 और 29 को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जी, पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमला कर दिया है। हाँ जी, आर्टिकल 26 जी, और आर्टिकल 29 हट जाएगा तो क्या पाकिस्तान हमला करना बंद कर देगा? जी, ये किस जी, तरीके की घृणा है? जी। ध्यान हटाने की कोशिश है, जो मेन मुद्दा है वहाँ से ध्यान हटाने की कोशिश है। क्योंकि ध्यान तो इसी बात की तरफ जाना चाहिए जिस बात की तरफ मैंने इशारा किया है, कि फेलियर है। क्यों इतनी बड़ी घटना हुई? इसमें कौन कमज़ोर कड़ी था? क्या आप इसका रिस्पॉन्स आपका क्या होगा? आप उन लोगों को गाली देते हैं जो दिल्ली में अपनी किताबें लॉन्च करते हुए कहते हैं कि वी शुड मूव फॉरवर्ड विद पाकिस्तान। हुँ। वो अपने आप में सही है। लेकिन एज़ अ स्टेट जो अपने आप को बहुत ही पावरफुल कहती है और आप कहते हैं कि हमने इंसर्जेंसी की कमर तोड़ दी, हम नक्सलवाद को 2026 तक खत्म कर देंगे। लेकिन आपका जो सबसे सेंसिटिव और जो आपकी सीवी में सबसे ऊपर है कि हमने 370 को खत्म कर दिया और हमने कश्मीर को वापस बिल्कुल नॉर्मल सी की कगार पर खड़ा कर दिया और सब कुछ ठीक है, हम इंडस्ट्री को लेकर चलेंगे, हम वहाँ फैशन शो करवाएँगे और करवाया भी, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बोलीवाड रोड पर डबल डेकर बसें निकलती हैं, उसमें लोग भारत माता की जय करते हैं। आपने ऊंचे से ऊंचा झंडा वहां लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी रोबस्टनेस के बावजूद भी, मैंने कहा कि 6 साल जो काम सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां किया है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। वो देखना, उसका रिकग्निशन भी जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से जो एक कॉम्प्लेसेंसी सेट हुई है, कहीं ना कहीं जो कमजोर कड़ी जो मैं बार बार कह रहा हूँ, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये जो जम्मू रीजन और पीर पंजाल के थ्रू ये जो आवाजाही जारी है, ये जो इन्फिल्ट्रेशन लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर से हो रही है, ये जो ड्रोन से जो डेंजर पैदा हो गए हैं पंजाब और जम्मू के जो इंटरनेशनल बॉर्डर में, जो 12-12, 14-14 किलोमीटर तक आपकी टेरिटरी के अंदर वो ड्रग्स और हथियार सप्लाई करते हैं। उसके बाद एक जीपीएस कोऑर्डिनेट से आपका जो कोई ट्रक वाला होता है या और ग्राउंड वर्कर होता है, वो उसको उठा के ले जाता है। बार बार ये कहना है कि साहब ये तो टनल से आ रहे हैं, टनल से आ रहे हैं तो कीजिए ना, आप इसके बारे में क्या क्या कर रहे हैं। आपकी इतनी टेक्नोलॉजी है, आपके इतने डीआरडीओ बैठे हुए हैं, आपके इतना, आप कहते हैं कि इंजीनियरिंग मार्वल है, हम हमारे इतने सारे इंजीनियर हैं, आप हर चीज पर लेट क्यों जाते हैं? हमने कई सालों से 2020 से कहना शुरू कर दिया था कि भारत को एज अ स्टेट ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की बहुत जरूरत है। आपने देखा होगा कि जो मॉडर्न युद्ध है, वो कई बार उसमें जो निर्णायक चीज साबित हो जाती है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान वहां से लगातार आपके आपके ड्रोन भेज रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, हथियार बेच रहा है, लेकिन आपके पास क्या, आप उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं? क्या आपके पास विजन है वो टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करने का? अगर वो नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? दूसरा ये है कि क्या आपकी सेना, एयरफोर्स पाकिस्तान से टक्कर लेने के लिए तैयार है? क्या उसकी कोई प्रिपेयर्डनेस है? कश्मीर घाटी में टेररिस्ट से लड़ना मुश्किल है, लेकिन वहां एक एक बॉयलर प्लेट फॉर्मेट आपका बन गया है कि टेररिस्ट एक बिल्डिंग में ट्रैप हो जाता है, उसके बाद आपके पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके तहत आप बिल्डिंग को ध्वस्त कर देते हैं, या उसमें घुसकर धीरे धीरे स्पेशल फोर्सेस या जेएनके पुलिस की एसओजी वगैरह है वो घुसती है और उसको मारती है। लेकिन आपने देखा होगा जम्मू रीजन में, जहां पर बराबर की लड़ाई होती है, जंगल में जहां लड़ाई होती है जैश के साथ, वहां हमारी कैजुअलिटी रेट बहुत हाई है। स्पेशल फोर्सेस के जवान मारे जा रहे हैं, आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं। अगर एक लड़ाई में आपका रेशियो 2:2 है या 3:3 है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे जहन में एक सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या आप प्रिपेयर हैं इस लड़ाई के लिए? अगर किसी लड़ाई में 3:3 आतंकवादी मर रहे हैं और तीन आपके स्पेशल फोर्सेस के जवान मर रहे हैं, तो ये एज समवन हु लुक्स एट नेशनल सिक्योरिटी, ये रेशियो मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या क्या ट्रेनिंग में हमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? क्या हम उस तरह की तैयारी से बैठे हैं? तो ये सारे सवालों के जवाब, जैसे हमारे एक साथी कहते हैं कि द नेशन वांट्स टू नो, द नेशन मस्ट नो एटलीस्ट दिस मच। राहुल जी, मेरा आखिरी सवाल और वो ये है कि तमाम देश हिंदुस्तान के साथ खड़े दिखे, उनके जो हेड्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स इशू की, लेकिन आपको लगता है कि ये अब स्टेटमेंट दे देने से आगे बढ़ने का भी वक्त है एंड इट इज नाउ टाइम टू यूज दिस इंटरनेशनल कैपिटल जो हमने कहा है कि हमने बटोर ली है, वो इन स्टेटमेंट से आगे भी जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये जो आतंकवादी आए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि उनके पास अमेरिकन हथियार थे, उनके पास ऑटोमेटिक कलाशनिकोव भी थी, वो आर्मी फेटीग में थे। ये अमेरिकन हथियार कहां से आए उनके पास? कलाशनिकोव्स कहां से आई उनके पास? तो आपको लगता है ये अमेरिका से भी सवाल पूछा जाना चाहिए? आप इतना जो पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते हैं, ये जितने मुल्क हैं जो हमदर्दी जता रहे हैं, आपकी पाकिस्तान पॉलिसी क्या है? वॉक द टॉक क्यों नहीं हो रहा है? स्टेटमेंट देना बड़ा आसान है। देखिए, ये वही हथियार है जो रेजिड्यू है, जो यूएस एलाइड फोर्सेस अफगानिस्तान में पीछे छोड़कर गई है, उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। बार बार हम देख रहे हैं कि यूएस की कार्बाइन मिली, M3 कार्बाइन मिली, जो जो पहली बार मैंने उमर फारूक का जिक्र किया, उसका छोटा भाई
इन्फिल्ट्रेट हुआ था, तो पहली बार जब कश्मीर में वो कार्बाइन मिली तो जब वो मारा गया उसके पास से मिली, जिसने सुरक्षा सर्कलों में बहुत एक अलार्म रिंग बजा दी। तो लेकिन अब अभी आपने देखा होगा कि तमाम तरह से सपोर्ट आ रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि उस सपोर्ट या नॉन सपोर्ट की परवाह किए बिना मुझे लगता है कि एक डिसाइसिवनेस आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी देखा होगा कि इस्लामिस्ट टेररिज्म के खिलाफ पूरा यूरोप कहीं ना कहीं जूझ रहा है, अमेरिका जूझ चुका है। अगर आप एक डिसाइसिव एक्शन लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई आपत्ति हो सकती है। पुलवामा के बाद आपने देखा होगा कि ट्रम्प सरकार ने उस वक्त मीडिएशन की कोशिश की और उसको करने की, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट ट्रम्प के आ रहे हैं उससे कम से कम ये बात क्लियर हो गई है कि वो मानसिक तौर पर अगर इंडिया रिस्पॉन्ड करता है, रिटेलिएट करता है, उसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार है। दूसरा, आपको ये देखना चाहिए कि बियॉन्ड अ पॉइंट नोबडी केयर्स। आपने देखा होगा कि 2009 में श्रीलंकन आर्मी ने एलटीटी को मारने तो खत्म कर दिया, लेकिन साथ में 40,000 इनोसेंट तमिल सिविलियंस को भी उन्होंने कत्ल कर दिया। तो थोड़े दिन उसके ह्यू एंड क्राई मचा, लेकिन उसके बाद किसी ने श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ उंगली नहीं उठाई। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिविलियंस को मारें या आप लाहौर पर चढ़ाई कर दीजिए, लेकिन कम से कम एक क्लियर डिसाइसिव हमला तो आपको करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। वो रिस्पॉन्स सबको दिखना चाहिए, चाहे वो आप लश्कर की लीडरशिप है या जैश की लीडरशिप है, या जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उस पर करें, जिस वो हम उसमें नहीं कहना चाह रहे हैं कुछ, वो सरकार अपने हिसाब से तय करेगी। अपने जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब है, आर्मी है, बाकी जो आर्म फोर्सेस है, उनसे सलाह मशवरा करके आप वो फैसला लें। लेकिन हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि कम से कम अब आपको उस डिसाइसिवनेस की तरफ बहुत ही गंभीरता से देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक न्यूज़ मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा। आप एक न्यूज़ मैनेजमेंट की तरह आप सब चीज़ हैंडल कर रहे हैं। आपने दिखाया कि आप बहुत तनकर जो है एक जहाज़ में बैठ रहे हैं, और आपके जो सिंपैथाइज़र हैं वो कह रहे हैं कि देखिए बहुत गुस्से में बैठ गए, अब लगता है कि पाकिस्तान की खैर नहीं। या आप एक पीआर मैनेजमेंट इस तरह का कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हैज कट शॉर्ट हिज सऊदी विजिट, और उसके बाद पालम पर वो अपने गाड़ी में बिना बैठे सबसे पहले उन्होंने अपने एडवाइजर्स के साथ वहाँ पर सलाह मशवरा किया। ये बात ठीक है, आपने सलाह मशवरा किया होगा, लेकिन इसकी ऑप्टिक्स से ज़्यादा इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि ये जो तमाम बातचीत कर रहे हैं, या जो तमकर आप इस एयरक्राफ्ट में बैठ रहे हैं और कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का निष्कर्ष क्या निकला? आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? वो रिस्पॉन्स आपका हर चीज़ तय करेगी, ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी भाव-भंगिमा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात। और वो भाव भंगिमाओं पर ही और कड़ी निंदा, और आजकल मीम बनता है आंखों में लेजर लाइट, इन सब चीजों जी, से अब ऊपर उठना पड़ेगा। इन जी, सब चीजों जी। से ऊपर उठना पड़ेगा। बहुत रोचक चर्चा राहुल पंडिता जी, आपने बहुत डिटेल में बहुत सारी ऐसी बात कही हैं जो शायद लोगों को सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। अपना हेडलाइन और पीआर मैनेज करने के चक्कर में तमाम बातें बोली जरूर जाती हैं, लेकिन वो हर तीखी बात, जैसे हमने शुरुआत में भी बोला, जिसको सुनना जरूरी है, वो आज आपने कहा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच राहुल पंडिता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू नमस्कार। संकेत। नमस्कार।